और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि दोस्तों एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के प्यारे से बच्चे, मैं वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। और दोस्तों आज ये लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ओसीएम का। और मेरे प्यारे से एकदम प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे 12th के बच्चे जो हैं वो सभी के लिए ये लेक्चर होने वाला है। लेसन नंबर 5 पे है हम दोस्तों। 5th लेसन हमारा चल रहा है। नाम क्या लेसन का? इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस। और उसमें दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 लेसन नंबर 5 को आज हम बाय बाय करने वाले। तो तैयार हो फिर इसको अलविदा कहने के लिए? बाकी दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी डाउट्स ये पूरे लेसन में अगर आपको कोई भी समस्या किधर भी कुछ भी शेयर करना है, आप प्लीज यहाँ पे आके मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। कमेंट्स में आपको दोस्तों प्यार बरसाना है बहुत सारा, ठीक है। आई होप आप ये काम कर दोगे। लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करो और बोलो भाई 5th लेसन ओसीएम का कंप्लीट कर ले, ठीक है। कुछ भी पैक नहीं रखना है, हमें फॉरवर्ड चलते रहना और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने। एंड आई होप दोस्तों आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। देखो यार दोस्तों 12th के बोर्ड्स का प्रेशर नहीं लेना है, मजे के साथ पढ़ना है। दिन का 1 घंटा 2 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ो। लास्ट जब 2 to 3 मंथ्स होगा तब थोड़ा स्ट्रेस लोगे, तब समझ आता है। अभी आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, दिल से पढ़ो, एकदम फुल फोकस के साथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। 1 घंटा भी पढ़ो बस फोकस के साथ, आप पक्का कुछ अच्छा ही लाओगे, ठीक है। अब दोस्तों ये तो मैं बेर मिनिमम चीजें बोल रहा हूँ। अभी भी मैं ऐसे कुछ बच्चों से रोज बात कर रहा हूँ जो दिन के 3 आवर्स तो रेगुलर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए। तो मुझे वो बच्चों से ना बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है। और ये मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँ वो कमेंट सेक्शन में अपने आप लिख देंगे। हाँ सर मैं मैं आपका प्यारा सा स्टूडेंट जो आप मुझे बताते हो क्या करना चाहिए। तो यार दोस्तों मैं वो बच्चों की बहुत मदद करता हूँ जो मेरे साथ लगातार मुझे मैसेज करते हैं और मेरी राय लेना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं। मैं चाहता वो पता है क्या लिखते बच्चे, आप जैसे ही कुछ काफी बच्चे हैं जो कहते हैं कि अरे सर आप अपना टाइम टेबल बताओ, हम उसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे, खुद का क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप सर बता सकते हो अपनी इंग्लिश को कैसे सुधारे, तो मैं उनको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो ये सबको मैं यहाँ पे आकर नहीं बता सकता ना। जो जिस पर्सन को उस चीज का नीड होगा मैं उसे ही बता पाऊंगा। तो वो नीड आपकी जो सॉल्व हो जाए तो वो इंस्टाग्राम है उसके लिए। चलो यार अभी इस लेसन को फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी को आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है पता है, और अगर नहीं पता है तो प्लीज अब समय नहीं है उस चीज को बताने का। आउटसोर्सिंग लेक्चर नंबर 3 में हमने कंप्लीट करा था, तो प्लीज दोस्तों उसको जाके कंप्लीट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस बार के एग्जाम में बोर्ड्स के ये क्वेश्चन मेरे लिए 5 स्टार क्वेश्चन है। अगर इस बार भी नहीं आता है तो फिर मुझे पता नहीं यार एग्जामिनर क्या कर रहा है। प्लीज ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जामिनर सर, अगर आप ये पेपर देख रहे हो, आई मीन ये लेक्चर देख रहे हो, मैम अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, ये क्वेश्चन डाल देना यार, बच्चे खुश हो जाएंगे थोड़े से। मतलब जो आंसर लिखेगा आप उनको मार्क्स दे देना। फिर क्या आउटसोर्सिंग, आई होप दोस्तों आप सभी को पता है आउटसोर्सिंग लेक्चर नंबर 3 एक बार वापस रिवाइज करके आओ। नहीं समझ आता तो इसका मतलब ये, अगर कोई कंपनी अपनी कोर एक्टिविटी पर फॉलो कर रही है पर कंपनी को नॉन कोर एक्टिविटी का भी काम करना है, तो वो काम खुद मत करो, किसी और को वो काम असाइन कर दो। और जब आप किसी को असाइन करते हो, किसी और को करने देते हो, ऐसे इंसान को दो जो उस काम में एक्सपर्ट हो। ये आउटसोर्सिंग का हिंदी में मीनिंग है। समझ में आया? चलो अब क्या है, देखो यार दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आउटसोर्सिंग के तरह तरह के टाइप्स देखने वाले हैं। जिसको आउटसोर्सिंग में थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना, वो ये आज का लेक्चर देखने के बाद बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि आपको कंफ्यूजन इसका था ना कि यार सर थोड़े एग्जांपल्स कम मिले हैं, टेंशन ना लो। आज हम 3 एग्जांपल से आउटसोर्सिंग को समझेंगे और जब हम ये 3 एग्जांपल एंड कर देंगे तब आप खुद बोलोगे हाँ सर लेक्चर नंबर 3 थोड़ा सा डाइसी था फॉर आउटसोर्सिंग, बट लेक्चर नंबर 4 में हमने आउटसोर्सिंग को समझ लिया है। चलो अब हम जो पहला फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग है, यानी कि आउटसोर्सिंग किस तरह के हो सकते हैं, उसमें हम पहला अभी कर रहे हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा आउटसोर्सिंग ही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है दोस्तों बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एक बिजनेस अपना कोई बिजनेस का यूनिट किसी और को करने देता है तो इसको बोलते हैं बीपीओ। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग द ऑपरेशंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी। मतलब एक बिजनेस का यूनिट, एक बिजनेस में कुछ छोटा सा हिस्सा कोई और संभाले, ये वाला काम जब आप किसी और को असाइन कर देते हो इसको बीपीओ बोलते हैं। बच्चा कह रहा है सर ठीक है समझ में आया इंग्लिश में क्या लिखा है, आपने उसको थोड़ा सा हिंदी में बता दिया। कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जो शायद ना मैं इसे सुनते ही, हाँ अब करी ना सर ने सही बात, बताओ कौन सी? डोमिनोज पिज्जा या कोई भी हट, कोई भी पिज्जा हट, लैपिनोज,
जो भी भाई, जो भी, वो ओलिवर वाला, जो आपके दिमाग में जो पिज्जा आपको खाना है, आप उस सभी का नाम ले लो, ठीक है। लोकल, जो भी, जो भाई जो बोला ना, जो, ठीक। उनका मेन बिजनेस कोर एक्टिविटी क्या है? बच्चा कह रहे हैं सर पिज्जा बनाना, वो उनका बिजनेस कोर एक्टिविटी है। बाकी तो क्या है, उनका मेन काम पिज्जा बनाना है ना, तभी तो उनका नाम है, लाइक डोमिनोज, पिज्जा हट। पिज्जा हट में पिज्जा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, है ना। तो उनका मेन कोर एक्टिविटी क्या है? पिज्जा बनाना। उनका नॉन कोर एक्टिविटी क्या है? वो सामान को घर तक पहुंचाना। वो सामान में घर तक पहुंचने में अगर कोई समस्या आए तो वो समस्या को, वो डिफिकल्टी को सॉल्व करना, कस्टमर केयर वाली सर्विस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, इनका जो मेन कोर एक्टिविटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पिज्जा बनाना। वो सामान को घर तक पहुंचाने के लिए ये काम वो किसी डिलीवरी पार्टनर को असाइन करते हैं। वो डिलीवरी पार्टनर कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसके लिए कस्टमर केयर की सर्विस होती है। ये कस्टमर केयर की सर्विस वो किसी और को असाइन करते हैं। तो एक पिज्जा हट का कोर बिजनेस क्या है? पिज्जा बनाना। वो पिज्जा की डिलीवरी, वो पिज्जा घर तक सही से पहुंचे, ये किसी और को वो कंपनी क्या करती है ना, ये काम असाइन कर देती है। पिज्जा हट आउटसोर्स कर देती है। इसको कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। समझ में आया? एक और एग्जांपल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे मुझे एक स्नीकर चाहिए नाइकी का, मैं नाइकी के साइट पे गया, मैंने वहां से परचेस कर लिया, ठीक है। अब नाइकी की साइट से मैंने परचेस किया एक नया स्नीकर, जॉर्डन खरीद लिए मैंने, 80,000 के थे, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, यहाँ पे फोकस करो। तो मैंने वहां पे उनको कॉल किया, अरे भाई तुम्हारे भाई पे बहुत पैसा है, मैंने ना जॉर्डन खरीदा है, मेरा डिलीवरी कब आएगा, प्लीज बता दो यार, मुझे मेरे शूज का इंतजार कर रहा हूं मैं। तो ये जो कस्टमर केयर नाइकी का है ना, ये भी ऐसा हो सकता है कि कोई और पर्सन हो, ये नाइकी के लिए काम नहीं कर रहा हो, नाइकी ने ये काम को आउटसोर्स किया हो, आउटसोर्स। तो आउटसोर्सिंग का बेनिफिट ये है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे देखो ना यार दोस्तों, आप पिज्जा हट के नजरिए से सोचो, पिज्जा हट का मेन काम क्या है? पिज्जा बनाना। पिज्जा घर तक कैसे पहुंचे, ये काम उनका नॉन कोर एक्टिविटी है। तो नॉन कोर एक्टिविटी को पिज्जा हट वालों ने किसी और को असाइन कर दिया, आउटसोर्स कर दिया वो काम को। अब एक और एग्जांपल दे सकते हैं इसका, आप दो मुझे। स्विगी, जोमैटो, क्या काम है इनका? इनका काम है हो आपके ऑर्डर दिए गए होटल से सामान उठाकर आपके पास पहुंचाना। स्विगी वालों ने आउटसोर्स पता है क्या किया है? कस्टमर कॉल की सर्विस, कि हाँ सर आपका डिलीवरी वाला नहीं पहुंचा गया, फिर हाँ सर आपके खाने में बाल आ गया, अरे कोई बात नहीं सर, खा लो ना, बाल ही तो है, कुत्ते का बाल ही तो। अब जो भी आपका कंसर्न हो आप वहां पे उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये जो कस्टमर कॉल वाली सर्विस होती है ना, स्विगी जोमेटो वाले क्या करते हैं? आउटसोर्स कर लेते हैं। स्विगी का, जोमेटो का कोर एक्टिविटी क्या है? सामान की डिलीवरी करना। वो सामान सही से पहुंचे उसके लिए एक और एक्टिविटी है, वो है कॉलिंग वाली, कस्टमर केयर वाली, ये उनका नॉन कोर एक्टिविटी है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, किसी और से सर्विस प्रोवाइड कर लेते हैं। इसको कहते हैं आउटसोर्स करना। refers to outsourcing of a peripheral activity of an organization to an external organization। किसी और को दे देते जो उस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हो। जैसे दोस्तों मेरा एग्जांपल, आउटसोर्सिंग दोस्तों आप एग्जांपल से ही समझ सकते हो। ये लिखा हुआ जो है ना, ये आप खुद से आपको याद करके लिखना है, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है आउटसोर्सिंग में। लेकिन आप अगर इसका एग्जांपल समझिए ना तो शायद आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाए। जैसे दोस्तों आपका गौरव सर, मेरी बात करो, मेरी बात, सब एग्जांपल छोड़ो, सब छोड़ो, आपको अभी समझा दूंगा। मेरा सब छोड़ दो, आपका गौरव सर, मेरा कोर एक्टिविटी क्या है? यहां पे आके लेक्चर बनाना। मेरा नॉन कोर एक्टिविटी कुछ है? बच्चा अगर हाँ सर बहुत सारा होगा ना, आप क्रिकेट खेलते होंगे, किधर घूमने जाते होंगे, कैफे वगैरह घूमते होंगे, मरीन्स पे आजकल बहुत घूम रहे हो, आपके फोटोज देखे थे, बाइक राइडिंग वगैरह कुछ तो करते होंगे ना सर आप, ठीक है। अब सोचो मेरे को ना, मेरे नॉन कोर एक्टिविटी के लिए, मेरा जो भी बिजनेस है, मेरा टीचिंग की सर्विस जो है मेरी, मुझे इसमें दोस्तों अपनी सेफ्टी के लिए मुझे ना कुछ बाउंसर चाहिए। देख रहे हो तुम्हारे भाई की वैसी ये बॉडी नहीं है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूं बनाने में। तो दोस्तों मुझे ना कुछ बाउंसर चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके। आप मानते नहीं हो, आप मानोगे नहीं, जब मैं घर से बाहर निकलता हूं ना तो ऐसे लाइन लग जाती है, अरे गौरव सर कैसे हो भाई, हाथ मिलाओ, बिग फैन, ऐसा लाइन लग जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, सच नहीं है, कोई नहीं जानता अपने को, मैं क्या बता रहा हूँ। जब ऐसे घर से बाहर निकलता हूँ, अरे गौरव सर पाई लागू, समझ रहे मैं क्या बोला। अब मेरे पास ना, कल पता है क्या हुआ, कल मैं आ रहा था, मेरे सर पे किसने गन रख दिया था कि भाई चल पैसा निकाल। हाँ तो सोचो ना, मेरे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग को कौन पढ़ाएगा? तो मैं क्या करता हूँ ना, बाउंसर्स लोग को अपॉइंट करता हूँ।
अब मैं किसी भी राह चलते आदमी को अपना बाउंसर बनाऊंगा क्या? नहीं ना, मैं कोई एक सर्टिफाइड बाउंसर, भाई सर्टिफाइड बाउंसर्स होते हैं वो एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मैं उस कंपनी में कॉल लगाऊंगा, बोलूंगा हाँ मुझे आपके यहाँ से 3 बाउंसर्स चाहिए, तो जो 3 बाउंसर है ना वो आएंगे एज अ आउटसोर्सिंग। मैंने खुद से किसी को अपॉइंट नहीं करा कि आज से तू मेरा बाउंसर है, नहीं, मैंने एक कंपनी को कॉल लगाया जो बाउंसर की, बॉडीगार्ड की या सेफ्टी सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करते। मैंने उनको कॉल लगाया और बोला कि प्लीज मुझे बाउंसर की सर्विस चाहिए। आप मानोगे नहीं दोस्तों, मुझे सलमान खान के जो सिक्योरिटी सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं ना, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है यार, वो बहुत फेमस नाम है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। एक फेमस ब्रांड है जो बाउंसर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये उनका काम होता है। तो ये क्या कर लिया मैंने, आउटसोर्स कर लिया। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल कस्टमर केयर। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ। दोस्तों ये एडवांटेजेस जो है ना, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, ये आप सारे में यूज कर सकते हो, बट आपको तरीके से लिखना पड़ेगा। ये अब आपकी इंग्लिश फ्रेमिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। बीपीओ की फ्रेमिंग एडवांटेजेस देखते हैं। क्या है पहला, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो काम आप पहले ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते थे, अब वो काम अब आपने आउटसोर्स कर लिया है, अब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जा हट, उनका काम था, उनका कोर एक्टिविटी है पिज्जा बनाना। जैसे ही शेफ ने पिज्जा बनाया, हाँ कौन सा एड्रेस में आजा दे के आता हूं, ऐसा नहीं करेगा ना शेफ। शेफ का काम क्या है, पिज्जा बनाना ना। डिलीवरी तो हम किसी और को बोल देंगे, नॉन कोर एक्टिविटी है, किसी और को अपॉइंट करेंगे। समझ में आया? तो ये क्या था, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। अरे शेफ आप डिलीवरी मत करो, आप पिज्जा बनाओ, हमें और ऑर्डर देना है अभी। चलो फिर क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप अपने पास जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है, पैसा, गुड्स, रॉ मटेरियल्स, आप सभी का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। रिडक्शन इन कॉस्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट है, जो काम पहले आप 100 रुपए में करते थे, है ना, अब शायद वो आप थोड़ा और सस्ते में कर पाओ। आउटसोर्स कर दिया आपने, सस्ते में ही होता है। रिडक्शन इन कॉस्ट, इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स। सोचो ना यार, समझो एक कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप पिज्जा हट में जाते हो, शेफ खड़ा है वहां पे, हाँ आप हमारे लिए ये वाला पिज्जा बना दो, फार्म हाउस, ठीक है, हाँ अपना वो चीज बस्ट, ठीक है चलो डन, ऑर्डर दे दिया। हाँ मैं इधर नहीं खाऊंगा, घर पे खाना है मेरे को, आप घर पे डिलीवर कर दो। मैंने इसको कॉल पे बात किया था। आपने कभी ऐसा देखा है क्या, वो शेफ आपके घर पे डिलीवरी करने आया, हाँ सर आपका स्पेशल मेरे हाथों से बनाया था, मैं ही आपको देने आया हूं, ऐसा कभी किया है क्या आपने? चांस ही नहीं है ना। कोई अलग पर्सन लेके आता है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। लेना देना नहीं कोई कहते आउटसोर्सिंग करना। इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स। फिर यार दोस्तों डिसएडवांटेजेस देखते, कुछ खराब बातें भी है, आइए देखते। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सोचो ना यार, वो शेफ ने पिज्जा बनाया, वो डिलीवरी वाले को कॉल करेगा क्या, अरे भाई मेरा पिज्जा पहुंचाया है क्या तूने? नहीं ना, नहीं करेगा ना। शेफ का क्या काम है, शेफ अब अपना अगले ऑर्डर पे लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। शेफ को पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या उसका पिज्जा अब तक घर पहुंचा कि नहीं, और उसको मतलब वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही जब वहां पे वो ऑर्डर लिस्ट में देखेगा कि हाँ डिलीवर्ड, तब उसको थोड़ा शांति मिलेगा। वैसा सबको कॉल नहीं कर पाएगा, अरे पिज्जा पहुंच गया, अच्छा 2 मिनट लगेगा, ठीक है कर ऐसा नहीं कर सकता ना शेफ। शेफ का काम क्या है, उसका कोर एक्टिविटी क्या है, पिज्जा बनाना। चलिए डिफरेंट टाइम जोन है, डिलीवरी वाला कब जा रहे पता नहीं ना यार, और शेफ का काम क्या होता है, पिज्जा बनाना। ऐसा ही दोस्तों बिजनेसेस में जब कस्टमर केयर की भी होती है ना, जब कोई कस्टमर केयर की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसमें भी डिफरेंट टाइम जोन होते हैं। आप समझ सकते हो, ये ऐसी चीज है ना दोस्तों जो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। और यहाँ जो लिखा है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं। लॉस ऑफ कंट्रोल। सोचो जो शेफ खुद से जाता उसके पास कंट्रोल होता, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी कोई और कर रहा है। भाई क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, पिज्जा खाने, अब मेरा पिज्जा खाने का मन हो रहा है यार। ये क्या हुआ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक स्लाइड ज्यादा आ गया। चलिए यहाँ पे केपीओ, एक फॉर्म हो गया बीपीओ का, अब है केपीओ। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपको करना है खुद से। मैं बीपीओ केपीओ और एलपीओ क्या होता है उसमें आपको बस डिफरेंस बता रहा हूं। चलो केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप अपने दिमाग से कुछ काम कर सको, आपने वो काम को आउटसोर्स कर दिया। देखिए भाई क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच नॉलेज, अरे उल्टा चला रहा हूं, नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड, नॉलेज पे अब यहाँ पे कुछ काम आने वाला है, नॉलेज पे, ठीक है देखते हैं। कैरिड आउट बाय वर्कर्स इन डिफरेंट कंपनी। फिर क्या है यहाँ पे देखो, इट रिक्वायर्स ए टेक्निकल स्किल्स, आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, एज वेल एज हाई डिग्री एंड स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास उस काम का। इसका एक एग्जांपल ऐसा दूंगा ना आप, जैसे दोस्तों देखो, पहले आपको लाइव एग्जांपल दूं या जिससे आपका इतना डे टू डे कनेक्शन नहीं होता होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं दोस्तों,
एक कंपनी है, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी, प्रीमियम सेगमेंट में आती है। 70 से 80 लाख की इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है, 60-50 लाख, ठीक है। बेस मॉडल 50-45 में भी आती है। तो ये जो कार है ना, इसकी एक कंपनी है। इस कंपनी का जो मेन टास्क है वो सिर्फ और सिर्फ कार बनाना है, कार की मैन्युफैक्चरिंग करना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये कंपनी है, प्रीमियम सेगमेंट की ये गाड़ी है। अब ये सेगमेंट की गाड़ी को आप खरीदोगे कैसे? बच्चा कह रहे सर उसके शोरूम में जाएंगे, ठीक है बिल्कुल, लेकिन सोचो ना यार, अभी हम डिजिटलाइजेशन पे जा रहे, डिजिटल इंडिया, घर पे बैठे बैठे क्या मैं कोई कार ऑर्डर करूं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बच्चा कह रहे हाँ सर आपकी बात में तो बिल्कुल दम है, बिल्कुल दम है, बिल्कुल सर। शोरूम, हर कोई शोरूम थोड़े ना जाएगा, कोई कार घर पे भी बैठ के ऑर्डर कर सकता है ना, इच्छा होगी उसकी घर पे बैठ के ऑर्डर करना है मेरे को। तो क्या होना दोस्तों, ये जो कंपनी की जो कार है ना, इनकी एक वेबसाइट, इनको ना वेबसाइट बनानी थी अब। तो ये इनकी वेबसाइट www.xyz.com, ये इस कंपनी की वेबसाइट थी, ठीक है। सो दैट अगर किसी को कार ऑर्डर करना हो तो यहां पे वो आकर कर सकते हैं। देखो यार दोस्तों, ये कंपनी का काम है सिर्फ और सिर्फ कार बनाना, इनको साइट बनाना आता ही नहीं है। इनको साइट पे ऑर्डर कैसे लेते, डील कैसे करते, कुछ नहीं आता। तो ये कार वालों ने क्या करा, ये जो काम था ना, इसको आउटसोर्स कर दिया। जैसे जैसे इस कार कंपनी का नाम गोल्डी है। तो ये कार कंपनी का नाम गोल्डी जो है ना, ये गोल्डी कंपनी ने क्या करा ना, इनको ऑर्डर्स मिले, इनका जो काम ऑनलाइन दिखे, ये लोग ने अपने काम वेबसाइट बनाने के लिए पता है क्या किया, आईटी टेक्निकल लोगों को हायर किया, आईआईटी वगैरह को हायर किया, जो आईटी के फील्ड में एकदम टॉप नॉच आदमी, जैसा भी टॉप नॉच एम्प्लॉइज है, आदमी बोल रहा हूँ, फीमेल मेल जो भी, उन सभी को इनने हायर किया। उसके बाद कस्टमर केयर के लिए हायर किया, एक पूरी आईटी टीम बनाई इनकी वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। और ये वेबसाइट इनने क्या करा, आउटसोर्स करा। इनका कोर एक्टिविटी क्या है, कार बनाना, कार को बेचना, लेकिन नॉन कोर एक्टिविटी क्या है, ये वेबसाइट बनाना। अगर आप ये कार मैन्युफैक्चरर को जाकर बोलते आपको वेबसाइट बनाना आता है क्या, वो बोलते भाई मुझे नहीं आता है, लेकिन हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है ना, ये हमने किसी और को बनाने को दे दिया, हमने आउटसोर्स कर दिया है। इसको कहते हैं दोस्तों केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने यहाँ पे जो काम किसी और को असाइन किया है ना, उसमें दिमाग चाहिए, और ये दिमाग कोई आईटी वाला ही कर सकता है, क्योंकि उसको वेबसाइट बनानी है, उसको कोडिंग आना चाहिए ना यार भाई, कोडिंग वगैरह लैंग्वेजेस आने चाहिए डिफरेंट तरह के, C++, जावा वगैरह, HTML तो हर किसी को आता है, जो भी इसमें होता है। बट मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। इसमें क्या हुआ, जो ये कार कंपनी ने जो आउटसोर्स किया वो था नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पे नॉलेज कौन दे रहा है, ये साइट वाले जिन्होंने साइट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या आउटसोर्स करवाया, केपी अपना ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या आउटसोर्स करवाया, साइट बनाना, नॉलेज, आईटी डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा आईटी डिपार्टमेंट। चलो अब मैं आपको दोस्तों अपने क्लासेस का एग्जांपल दूंगा, अपने प्यारे जेआर कॉलेज का एग्जांपल दूंगा, जेआर ट्यूटोरियल्स का एग्जांपल दूंगा, जिसके बाद दोस्तों आपको ये एग्जांपल जो है ना गले में उतर जाएगा, दिल दिमाग पे सीधा सीधा दिल में पहुंचेगा, ठीक है। चलो, क्या ये जेआर ट्यूटोरियल्स, अपना कोर एक्टिविटी क्या है, टीचिंग करना, लेक्चर बनाना, वीडियो अपलोड करना, सीधी बात। नॉन कोर एक्टिविटी क्या है, बाकी सब चीजें। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, जेआर ट्यूटोरियल्स में टीचिंग अगर करनी होती है तो हम सारे टीचर से हम आते हैं, अपलोड करके जाते हैं। लेकिन अभी हमने क्या करा ना, हमने दोस्तों अपना एप्लीकेशन बनाया है, जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन। आप अगर सर्च करते हो आपको मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, क्या ये हम टीचर्स ने मिलकर बनाया गया? भाई मेरे को तो आईटी सिर्फ 11th-12th में मैंने किया था, उसके बाद आईटी मैंने छुआ भी नहीं है। तो क्या मैं एक साइट बनाकर दे सकता हूँ जेआर ट्यूटोरियल्स के लिए? बच्चा कहेगा सर वो गूगल पे आजकल फ्री में बनते हैं, बट वो भी इतना डिपेंडेबल नहीं है, और एप्लीकेशन बनाना कोई बच्चों का काम तो है नहीं। तो सर आई गेस आपने किसी और की हेल्प ली होगी। ली ना यार दोस्तों, हमने जेआर ट्यूटोरियल्स ने एप्लीकेशन बनाने के लिए हमने पता है क्या करा, केपीओ करा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हमने किसी और पर्सन को जो आईटी इस फील्ड में एप्लीकेशन बनाने में एक्सपर्ट है, हम उनके पास गए, हमने उनसे हेल्प मांगी, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो भी एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हो हम उस पर सेट हुए,
ठीक है। और उसके बाद जेआर ट्यूटोरियल्स ने अपना केपीओ किया, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो एप्लीकेशन है ना वो कोई और किसी और ने हमको बनाकर दिया हमारे नाम पर। ये क्या किया, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्योंकि हम टीचर्स में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम एप्लीकेशन बनाए, एप्लीकेशन का ध्यान रखें। हम एप्लीकेशन में क्या अपलोड करना है इसका ध्यान दे सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बनाना कैसे, ये हमें शायद हमारी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। याद रखें, नहीं, आई एम आउट, है ना। तो हमने भी यही डायलॉग मारा था कि नहीं सर, हमारी ऐप बनाने में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। हमने भी कुछ ऐसा ही बोला था, है ना। तो ये जो यहाँ पे एप्लीकेशन था दोस्तों, अब क्या हुआ, ये आउटसोर्स हो गया। चलो आगे, एडवांटेजेस ऑफ अ केपीओ। पहला है भाई कॉस्ट रिडक्शन, आप ये काम आप किसी और को असाइन कर रहे हो, कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। फिर क्या है, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज। जैसे देखो यार दोस्तों, ये ऐप बनाने का काम हम खुद से भी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा एक्सपर्ट्स को ये काम असाइन करें, हमारी बस की बात नहीं है भाई। फिर क्या है, हाई एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट। जो एक्सपर्ट्स थे वो भी एक रीजनेबल अमाउंट का ही प्राइस चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करते। अब वो आपको भी देखना पड़ेगा आप कितने हाई लेवल एक्सपर्ट के पास जा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो फिर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप अच्छे से अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रख सकते हो। दोस्तों देखो यार, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको याद करना पड़ेगा। आप इधर के एडवांटेजेस बीपीओ में भी लिख सकते हो, बीपीओ के केपीओ में भी लिख सकते हो, लेकिन तरीके से लिखो। चेक कर, जब एग्जाम में आएगा ना, ये क्वेश्चन लगना नहीं चाहिए अरे इसने इसका पॉइंट इधर लिख दिया, इसका पॉइंट इधर लिख दिया। एडवांटेजेस का एडवांटेज में होना चाहिए, डिसएडवांटेज का डिसएडवांटेज में, लेकिन तरीके से दिमाग का खेल, दिमाग को इस्तेमाल करो, तरीके से वो पॉइंट को वहां पर लिख के आना। चलो फिर क्या, डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी इशू है, कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रॉब्लम होता है। सेकंड, वर्क एंड क्वालिटी कैन नॉट बी अश्योर्ड। जैसे दोस्तों वो एप्लीकेशन बनाने के लिए ना, आप मानोगे नहीं, राहुल सर ने उसको बहुत बार कॉल किया रहेगा वो केपीओ वाले को कि भाई तू सही से काम कर रहा है कि नहीं, काम कैसे कर रहा है, प्लीज हमें दिखा। बहुत सारी मीटिंग्स हुई होगी सर की, ऐसा सर बताते थे, हम भी नहीं अटेंड किए कभी। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। देखो अभी तुम्हें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ, आगे फैलाना मत इसे। चलो, टाइम कंज्यूमिंग है, आप समझ सकते हो दोस्तों कितना समय लगाओगे एक एप्लीकेशन पे। आप समझ सकते हो राहुल सर बहुत सालों से लगे हुए थे कि यार एक एप्लीकेशन बनाना है, तो सोचना पड़ता है ना, सब प्लान आउट करना पड़ता है। वहां से मैनेजर ऐसा ऐसा कर रहा है चलिए यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ना यार, जिसने वो ऐप बना दिया है और राहुल सर, अब राहुल सर उसको रोज रोज कॉल नहीं करते, अरे आपको ये करना है, आपको ये करना है, नहीं। राहुल सर को ना एक मैनेजमेंट दे दिया गया, अब उनको एक बता दिया है कि आपको कैसे अब उस एप्लीकेशन में मैनेज करना है, ठीक है। चलो फिर क्या, लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर का मतलब ये है कि आप ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसको इंग्लिश नहीं आ रही, तो उसको आप समझाओगे कैसे। या एक ऐसा इंसान जिसको हिंदी की मतलब सिर्फ इंग्लिश आती है, उसको हिंदी वगैरह कुछ नहीं आता, तो आपको भी फिर इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा दिक्कत का काम तो नहीं हो गया। जैसे समझो ना, राहुल सर ने क्या करा ना, बाहर से किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करा ये केपीओ के लिए एप्लीकेशन बनाने को, उसको सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश आती थी। अब राहुल सर क्या करते थे पता है, गूगल ट्रांसलेशन ऑन करते थे, एस्पेनॉल, हाँ होला होला सब चलता था सर का। तो ये क्या था भाई, लैंग्वेज बैरियर था कि नहीं। चलो फिर क्या है भाई, ये लगेगा 5 मिनट। एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और ये ज्यादातर कॉमर्स के वाले लोग करते हैं जो कि लॉ लीगल फील्ड में काम करते हैं, और इस लीगल फील्ड में ज्यादातर एक एडवोकेट और एक कंपनी सेक्रेटरी ही आता है, ठीक है। ये क्या है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्त, जेआर ट्यूटोरियल्स पे कल जाके अगर कोई किसी ने जेआर ट्यूटोरियल्स पे अगर कल कोई जाकर क्या करता है, केस कर देता है, जिसको सू कहते हैं, सू कर देता है, कोई भी रीजन फॉर व्हाट्सओवर रीजन, जेआर ट्यूटोरियल्स पे अगर कोई आके सू करेगा, तो हम किसी बड़े बड़े लॉयर्स के पास जाएंगे ना। हमारे पास लीगल टीम में मैं ही एक आदमी हूं, कुछ होगा तो मैं बता सकूंगा, लेकिन हम एकदम टॉप नॉच एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। हम जाएंगे किसी लीगल फर्म के पास, ठीक है। इस लीगल फर्म का काम यही होता है कि अगर कोई ऐसे मुश्किलों में आ जाए तो वो हमारे पास आए, हम आपको लीगल एडवाइस देंगे, एडवाइस भी नहीं, हम आपको लीगल ओपिनियन देंगे। और एक लीगल ओपिनियन का, बड़ी बड़ी जो लीगल फर्म होती है ना, एक पीस ऑफ शिट जो पेपर है, वो पता है कितने रुपए का होता है वो एक पेपर। मुझे एक मेरे सीनियर ने बताया था, वो एक लीगल एडवाइस 4 करोड़ की थी। तो एक शीट ऑफ पेपर 4 करोड़ का, सोचो ना यार, अगर मैं उसको ऐसे फाड़ देता तो वो बॉस या मेरा जो ओनर है, शायद वो मेरा क्या करता, वो मेरी डिग्री फाड़ देता फॉर श्योर। यहाँ पे क्या चल रहा है, लीगल फर्म जेआर ट्यूटोरियल्स पे अगर कब कोई जाकर कुछ सू वगैरह करता है, तो हम कोई लीगल फर्म के पास जाएंगे और बोलेंगे देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ है, आपको हमारा केस लड़ना है। तो जेआर ट्यूटोरियल्स ने अपना
कोर एक्टिविटी क्या है, टीचिंग, नॉन कोर एक्टिविटी क्या है, ये सब चीजें। अब जैसे हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया तो हम ये केस खुद नहीं लड़ेंगे, हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे। जेआर ट्यूटोरियल्स ने क्या करा, आउटसोर्सिंग करा। कंपनीज भी ऐसे करती है। जब कंपनीज को बहुत सारे फॉर्म्स भरने होते हैं, जब कंपनीज को एग्रीमेंट बनाना होता है, जब कंपनीज को आप कह सकते हो आरओसी, एनसीएलटी, सेबी में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, तो कंपनी क्या करती है पता है, कंपनी जाती है एडवोकेट के पास, अगर एनसीएलटी, एनसीएलएटी और सुप्रीम कोर्ट में अगर उनको जाकर रिप्रेजेंट करना है, और ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह, एग्रीमेंट्स बनाने के लिए भी कंपनी क्या करती है, एडवोकेट्स को उनके पास जाकर सर्विस लेती है। और सिर्फ नॉट ओनली एडवोकेट्स, कंपनी सेक्रेटरीज भी। कंपनी सेक्रेटरीज जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीज ही सिर्फ और सिर्फ सेबी में काम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो ये क्या मैं कह रहा हूं, तो ये जो पीसीएस है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सारे के सारे एलपीओ में आते हैं। प्रैक्टिसिंग लीगल फॉर्म ये सारे एलपीओ में आते हैं। समझ में आया? जैसे कल फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बड़ी कंपनी का नाम ले लो, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सचेंजर, जो भी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये सारी, ऑडी, ये सारी क्या बड़ी बड़ी कंपनीज है ना यार, वॉल्क्सवैगन, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। इन पे अगर कोई कभी केस करेगा ना तो इनकी खुद की लीगल टीम है। समझ में आया? लेकिन अपने जैसे जेआर ट्यूटोरियल्स अपना, हमारे पास कोई लीगल टीम नहीं है। कल जाके कुछ हो जाएगा तो हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, ऐसे एक्सपर्ट्स जो हमें हेल्प करेंगे। हमने क्या करा, आउटसोर्स करवाया। चलो अब एडवांटेज डिसएडवांटेज में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें आप वो वाले भी लिख सकते हो, एक बार रीड कर लेते हैं। कॉस्ट सेविंग है, आप एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हो। फ्लेक्सिबल स्टाफ है, आप अपने बस टीचर्स का ध्यान रखो, बाकी का काम आप उन पे छोड़ दो। फिर क्या डिसएडवांटेजेस, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू है भाई, आपकी इंफॉर्मेशन आपको सेकंड पर्सन को देनी पड़ती है, तो आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं। फिर क्या लैंग्वेज बैरियर, अगेन आप लिख सकते हो ये। ज्योग्राफिकल हर्डल, जैसे दोस्तों हम जहां रहते हैं ना, यहां से अगर कोई एक टॉप नॉच लीगल फर्म के पास जाना है हमें, तो यहां से मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दूं 2 आवर्स लगेगा। मेरे दिमाग में एक ना एक लीगल फर्म है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसका लोकेशन नहीं बोल सकता, क्योंकि नहीं बोल सकता ऑब्वियसली, एथिकल नहीं होता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है किसी का भी नाम लेना ऐसे। तो वो जो लोकेशन है ना, मुझे वहां पहुंचने के लिए 2 घंटा लगेगा। मैं और किसी के पास नहीं जाना चाहता हूं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। ठीक है, अब ये क्या है, ज्योग्राफिकल हर्डल, यार 2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं मेरे। समझ में आ रहा है, ज्योग्राफिकल हर्डल। ठीक है, तो ये था डिसएडवांटेजेस। आउटसोर्सिंग कंप्लीट होता है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको इसमें मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला। आउटसोर्सिंग इज टोटली अ न्यू टॉपिक, एंड आई होप आपको मजा आया मेरे साथ पढ़ के, हमारे प्यारे से चैनल पे पढ़ के। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर आपने नहीं करा है तो लाइक कर देना, प्लीज शेयर करना, बहुत अच्छा लगेगा यार अगर आप लोग ऐसा ही प्यार बनाते रहोगे तो। कोई भी डाउट आउटसोर्सिंग पे कोई भी, आप प्लीज मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। ये लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करेंगे जो हमने आउटसोर्स करा रखा है। तो जाओ उसको जाके चेकआउट करो, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउट्स, समस्या, कुछ भी प्यार बांटना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों ये लेक्चर को फैला देना है। हमने ओसीएम का अब आई गेस 5 लेसन कंप्लीट कर दिया है, आई गेस क्या फॉर श्योर, और टोटल 8 लेसन से, तो यानी कि 3 लेक्चर्स नहीं 3 लेसन बचे हैं, और वो बहुत ईजी, एग्जाम में उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से पोर्शन कंप्लीट कर दें और फिर बोर्ड्स में ए सीट करते हैं। तो चलो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मजे करो, पढ़ाई करो, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। एसपी वालों मैं आपसे एसपी में मिलूंगा, और ओसीएम वालों इंतजार रखना, लेसन नंबर 6 में भी तो मिलना है। तो चलो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।